thin convex lens of small aperture and thickness. कि हमने thin lens बनाना है. First medium is air. So rarer medium refractive index mu1. Lens का refractive index mu2. And then again back to air. तो पहले लाइट जो आएगी रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर. कि पहले यहाँ से अगर इधर ऑब्जेक्ट पड़ा है, पहले इट्स मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, फिर ग्लास से दोबारा एयर में. तो हमने फाइनल पोजीशन बतानी है किधर बनेगी. दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक xp1y और एक xp2y. xp1y का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड लेफ्ट साइड? सर राइट साइड. राइट साइड. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं पे C1. सिमिलरली xp2y का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड से C2. हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो लेट इट बी, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है. वो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया लेंस का O. अगर लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट को ले तो इट्स मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. पहले कि इसने जो लाइट रिफ्लेक्ट की वो ऐसे मूव कर रही है. And first refraction takes place at A1. इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाए तो कैसी बनेगी? नॉर्मल विल बी लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद सेंटर. सो सेंटर इज C1. तो ये हमारी नॉर्मल होगी जो यहाँ से क्रॉस कर रही है एंड C1 तक जा रही है. इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा. नॉर्मल का जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी गामा. गामा. तो इस केस में दो सेंटर हैं इसलिए हम ले लेंगे गामा 1. कि इधर जब बनाएंगे तो गामा 2 कर देंगे. सी पॉइंट A1. अच्छा, जो A1 पे रिफ्रैक्शन होगी तो इसका ये तो एक्चुअल पाथ था कि अगर ये रिफ्रैक्ट ना होती तो दिस इज द एक्चुअल पाथ. The other to denser, it bends towards normal. अगर ये towards normal bend करती है और सेकेंड सरफेस नहीं है, अगर हम लेके से फर्स्ट सरफेस ही होता तो इसकी इमेज यहां पे बन जाती. ठीक है ये स्टेप कि अगर सेकेंड सरफेस नहीं है तो ये रे ने स्ट्रेट जाना था एंड यहाँ पे इमेज बननी थी से एट एनी पॉइंट I1. बट इस पॉइंट पे दोबारा रिफ्रैक्शन होगी A2 पे. अगर इसको मैं पॉइंट A2 लूं, ये अगर पॉइंट A2 है तो यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन होगी. नॉर्मल कौन सी होगी A2 पे? लाइन जॉइनिंग C2 एंड A2. सर C2 से A2 तक. C2 से A2 तक. So this will be normal at second surface. इस पॉइंट पे जब दोबारा रिफ्रैक्शन होगी तो ये डेंसर से रेयर जा रही थी. इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो जो फाइनल इमेज बनेगी
That will be somewhere over here. ये एंगल बीटा 2, अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो यहाँ पे इमेज बननी थी I1. तो ऑब्जेक्ट O पे प्लेस्ड है, फाइनल इमेज I2 पे बन रही है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें बेसिकली U V R1 R2 और μ1 μ2 में रिलेशन निकालना है. सो दैट्स लेंस मेकर फॉर्मूला. इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स सिर्फ डायग्राम ही बनाना आ जाता है 3 मार्क्स में कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला. अब ये सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल थी. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, कि फाइनल रिफ्रैक्टेड रहेगा जो नॉर्मल के साथ एंगल है. ये जो पार्ट है A1 से A2 तक, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके अलग बना देता हूँ इतने से रीजन को. ये N1 और ये N2, ये एंगल I, ये E. इसको लेट इट बी R1 और ये एंगल R2. मतलब यहाँ पे बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे कि ये जो स्मॉल एंगल है दिस इज R1 और ये एंगल R2. डायग्राम देखो पहले, समझ आ रहा है? बिकॉज मैं दोबारा बनाऊंगा तो साथ साथ बनाना. फिर समझ आ रहा है डायग्राम? Yes. पहले रेयर से डेंसर गई, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. सेकंड सरफेस xp2y नहीं होता तो I1 पे इमेज बनती. सेकंड सरफेस था तो फाइनल इमेज I2 पे बनी. पहले रेयर से डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. और मैंने लेंस को थिन क्यों लिया? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है जैसे -u है तो P1 से, बट हम इसको O से एज्यूम कर लेंगे कि O से डिस्टेंस है. ये सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हम लेंस को मानते हैं कि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है. तो डिस्टेंस P1 से है या P2 से, हम उसको O से मान के चलेंगे कि डिस्टेंस इज फ्रॉम O. देखो डायग्राम समझ आ रहा है? बन जाएगा कि साथ साथ बनाओगे? दोबारा बनाऊं? बन जाएगा सर, बन जाएगा. मैं दोबारा बना सकता हूँ अगर आपने साथ साथ बनाना है ना. नहीं सर, आ गया समझ. बनाओ फिर, इस डायग्राम को बनाओ, फिर लिखते हैं. और ये भी साथ में मैग्नीफाइड पार्ट भी थोड़ा सा बना लेना, ताकि बिकॉज मैंने अभी वो वैल्यूज लिखनी है जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में लिखी थी कि जैसे आई किसके इक्वल है. इस केस में से देख के बताओ मेरे को. आई अल्फा प्लस गामा 1. आई इज अल्फा प्लस गामा 1. R1, R1 ये वाला एंगल छोटा सा जो ये एंगल है. गामा 1 माइनस बीटा 1, बिकॉज गामा 1 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंड गामा 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, R1 प्लस बीटा 1. सिमिलरली E किसके इक्वल है? एंगल E, गामा 2 प्लस बीटा 2 एंड R2 ये वाला एंगल छोटा सा R2. R2 किसके इक्वल?
ध्यान से देखो, गामा 2 प्लस बीटा 1। किसी को डायग्राम बनाने में मुश्किल आ रही हो तो बता देना मेरे को। सर वहाँ अगर R2 कैसे हुआ, वो I2 नहीं हुआ? एक मिनट। कौन सा एंगल कह रहे हो अब बताओ। सर R2 आपने स्मॉल एंगल मार्क कर रखा है ना R1 के साइड के अंदर। हाँ, ये R1 या R2। सर वो R2 कैसे हुआ? वो R2 तो E वाला नहीं हो साइन जाएगा? कन्वेंशन होती है, किसको R1 लेना है किसको R2। मैंने बाद में भी सर तो R2 नहीं लिया ना, E लिया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हाँ जी सर, वो एंगल ऑफ इमरजेंस तो वो R2 हो जाएगा ना वैसे देखा एंगल जाए ऑफ तो। इमर्जेंस R2 नहीं होगा, R2 हम जो इनर वाला एंगल है उसको बोलते हैं। सर वो जो I2 नहीं सेकंड होगा अगर सरफेस पे कंप्लीटली एंगल ऑफ सही है इंसिडेंस नॉर्मल है। पे। आप डेरिवेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपका मैथमेटिकली आसान बनेगा अगर आप उसको R2 लिख लोगे तो। वो तो नाम है ना, नाम का क्या है यार, मैं उसका नाम तानिश भी लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है। जी सर। वो तो सिर्फ नाम है कि एंगल का नाम क्या रखा आपने। सो कैन कंप्लीट द डायग्राम पे लिखते हैं। पहले आता था ये 5 मार्क्स में, अब तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। मतलब ऐसे पूरा एक 5 मार्क्स का, अब तो 5 मार्क्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं बीच में। डायग्राम बन जाए तो बताना। Lens maker formula is lens maker formula is mathematical relation between focal length of a lens and focal length of the lens and radii of curvature of the surfaces. It also indicates it also indicates
How the focal length of lens changes. सर आपने also indicates के बाद क्या बोला था, प्लीज एक बार रिपीट It करो. also indicates how focal length of a lens changes with change in refractive index. With change in refractive index. Next paragraph में लिखो, consider a thin lens. Consider a thin lens of refractive index mu2 placed in rarer medium of refractive index mu1. A point object is placed in. A point object is placed in rarer medium on a point object is placed in rarer medium on the principal axis. The magnitude of radii of curvature for two surfaces be R1 and R2 respectively. Be R1 and R2 respectively. Light reflected by the object. Light reflected by the object moves from rarer to denser medium. Light reflected by the object moves from rarer to denser medium and suffers refraction at point A1. The incident ray makes an angle I with a normal and as the ray bends towards normal, it makes angle of refraction R1. And as the ray bends towards normal, it makes angle of refraction R1. Using Snell's law for first surface. For xp1 by sin I by sin R1 is equals to mu2 by mu1.
also I किसके इक्वल था देख के बताओ जरा. I is equals to gamma 1 alpha plus alpha. and R1 is gamma 1 minus beta Gamma 1. 1 minus beta 1. Implies mu 1 alpha plus gamma 1. So यहाँ तक नोट कर लो पहले. अगर सेकेंड सरफेस नहीं है तो इमेज किधर बनती I1 पे. So if there is no second surface, the fracted ray from first surface would have formed image at I1, but the refracted ray from first surface acts as incident ray for the second, and again suffers refraction at point A2, As the ray of light moves from denser to rarer, it bends away from normal and forms the final image at I2. The angle of incidence for second surface is R2 and angle of emergence or refraction E. So last line repeat करते. Angle of incidence for second surface is R2 and angle of emergence or refraction is E. Snell's law अगर second surface पे लगाएं वैल्यूज पुट करो E और R2 की यूजिंग E किसके इक्वल था देख के बताना क्या था E is Gamma 2 plus beta 2. Gamma 2 plus beta 1. and R2 is Gamma 2 plus beta 1. Gamma 2 plus beta 1. gamma 2 Plus beta 1. Plus beta 1. दोनों प्लस ही हैं And देख लेना डेरिवेशन ना गलत हो जाए सारी बिकॉज इसी पे डिपेंडेंट है सब कुछ so this means that
अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूं तो कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन सबसे ऊपर लिखी है, सर म्यू टू बी वन वाली टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगी। न्यू टू बीटा वन कैंसिल हो जाएगा, सो एडिंग 1 and 2. म्यू वन अल्फा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? डायग्राम से चेक करते जाना जो वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। ये सारी वैल्यूज थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो। चेक कर लेना मेरे को, बिकॉज रट्टा सा लगा हुआ इसलिए मैं बिना डायग्राम के लिख रहा हूँ, बट आप वैल्यूज चेक करते हो साथ साथ। अगर मेरे को न्यूमरेटर कैंसिल करना है मैं कर सकता हूँ। डायग्राम देखो दोबारा से, न्यूमरेटर में या तो a1p1 डैश है या a2p2 डैश है। अगर मैं डायग्राम पे आऊं दोबारा, यस सर, कट कर दो। अगर ये लेंस थिन है, हमने इसकी थिकनेस को कम लिया है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे, a1p1 डैश और a2p2 डैश। कि अगर मैं इसकी थिकनेस को कम कर दूंगा और, तो बिकॉज थिन लेंस है इसलिए आप a1p1 डैश और a2p2 डैश को इक्वल ले सकते हो। तो न्यूमरेटर पूरे में कैंसिल हो जाएगा। If convex lens is thin, a1 p1 dash is almost equal to a2 p2 dash. तो न्यूमरेटर अगर कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन op1 डैश op1 dash is ये mu1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
also we know that 1 by v minus 1 by u क्या होता है lenses में 1 by f. अंदर फोकल लेंथ ये थी ना आपके 10th में डेरिवेशन ये उससे डेरिवेशन नहीं रिजल्ट था. मैं फिर करा दूंगा ये डेरिवेशन आनी चाहिए बेसिकली this is known as Lensmaker's formula. सर So 1 by डेरिवेशन कौन सी is थी बोला? क्या चीज डेरिवेशन कौन सी कह रहे थे एक बार नेट थोड़ा 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. सर ये फॉर्मूला करवाया था सिर्फ. मैं करा दूंगा डेरिवेशन है सिंपल सी है जैसे मिरर फॉर्मूला की थी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से वैसे ही इसको भी करते हैं हमारे 11th-12th के सिलेबस में नहीं है बट ये तो बेसिक है इतना तो आना चाहिए सबको कि अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो So you can write इसके नीचे न्यूमेरिकल लिखो एक find relation between focal length and radius of curvature. Find relation between focal length and radius of curvature for an equiconvex lens. For an equiconvex lens of glass. For an equiconvex lens of glass. Equiconvex lens का मतलब इक्वी मतलब दोनों साइड से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है जैसे इसमें मैंने R1 R2 लिया तो R1 R2 सेम है ग्लास का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कितना हो गया 3/2 3 by 2. for a glass lens placed in air for a glass lens placed in air mu2 is equal to 3/2 and mu1 is equals to 1 बिकॉज नहीं दिया होता तो हम लेंगे एयर में ही हमेशा मीडियम अगर कोई और होगा तो वो गिवन होगा mu2 is equal to 3/2 and mu1 is equals to 1 for equiconvex lens radius of curvature for both the surfaces will be same radius of curvature for both the surfaces is same f और r में relation f और r में relation means for equiconvex lens in air focal length is equal to radius of curvature MCQs में result use हो जाता है for equiconvex lens focal length is equal to radius of curvature
if lens is immersed in medium such that कि अगर लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? वन बाय एफ विल बी infinity. focal length will be infinity. Means if medium is denser than lens. कि आपके पास ग्लास लेंस था, आपने किसी ऐसे मीडियम में उसको इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज्यादा है, तो क्या होगा? Nature of lens changes. There is convex lens. Convex is also called converging. Convex lens will behave as concave and vice versa. ऐसा क्यों वैसे? Because अगर mu1 mu2 से ज्यादा है तो mu2 minus mu1 comes out to be negative. ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ नेगेटिव में चेंज हो जाएगी. अगर एयर में पॉजिटिव फोकल लेंथ थी तो मीडियम में नेगेटिव फोकल लेंथ हो जाएगी. अगर मैंने किसी ऐसे मीडियम में इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा और लेंथ से कम है, if lens is immersed in medium such that mu1 की वैल्यू 1 से ज्यादा है पर mu2 से कम है, इसमें क्या होगा? नेचर ऑफ लेंस चेंज करेगा या नहीं? But focal length increases. Glass lens immersed in water. वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 4/3. तो एयर में अगर फोकल लेंथ एफ है तो एयर में फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं फोकल लेंथ इन वाटर निकालूं तो यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, वहां 4/3 हो जाएगा. अगर रेशियो लें तो क्या आया? इफ वी डिवाइड 1/2, ये क्या आएगा सॉल्व करके? 9/8 -1. ये रिजल्ट याद रखना. फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 times द फोकल लेंथ इन एयर.
अगर मेरे पास लेंस है, मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। Focal length of each part is, इसकी ओरिजिनल फोकल लेंथ f थी, 2 पार्ट्स किए तो ऐसी बनी। इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 2f या f/2 या सेम? बिकॉज ये प्लेनो कन्वेक्स बन गया। ओरिजिनल फोकल लेंथ थी सर उसके अंदर R2 माइनस हो जाएगा, R2 मतलब 0 हो जाएगा, इस केस में 1/R। हाँ जी प्लेन सरफेस हैज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, 0 नहीं। सर, वो F 1/R से इसकी फोकल लेंथ भी 2f, इसकी भी 2f। ऐसे कट किया तो focal length remains unchanged because ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला ना मीडियम बदला। चेंज क्या होगा सिर्फ ऐसे कट करने से? इंटेंसिटी ऑफ इमेज हाफ हो जाएगी। Focal length remains unchanged. अगर ऊपर और नीचे वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो क्या होगा? ऊपर μ2 नीचे μ3। अगर मैं बोलूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है इस पार्ट का, और नीचे वाले पार्ट का μ3 है, इससे क्या होगा? क्या चेंज आएगा इससे? अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नीचे से भी रिफ्रैक्ट होकर इमेज यहीं बनेगी। नहीं सर, अलग जगह बनेगी नहीं दोनों सर, तरफ, अलग दोनों Two images of दोनों तरफ single अलग अलग object जगह will be बनेगी। formed. Two images of single point object is formed. अगर ऐसे दो अलग मटेरियल है तो सर उसके अंदर 3 बार रिफ्रैक्शन होती है। सिंगल इमेज ऑफ सिंगल पॉइंट single ऑब्जेक्ट। image is formed. देखो इनमें से कोई पॉइंट नहीं आ रहा समझ तो।
एक पॉइंट और याद रख सकते हो, power of lens is reciprocal of focal length. So power is measured in आप में से स्पेक्स लगाने वाला कौन है? जो स्पेक्स लगाता है, नंबर कितना है आपका? जो भी स्पेक्स लगाता है आप में से? 4 4। 4 का मतलब आगे यूनिट diopter, 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर अगर आपका नंबर है तो इसका मतलब क्या है? पावर कितनी, फोकल लेंथ कितनी होगी? इनवर्स हो जाएगा सबसे। मतलब ये अगर मीटर्स में है तो पावर्स जो है वो डायोप्टर्स में होती है, बट अगर आप सेंटीमीटर्स में लोगे तो अगर आपका नंबर 4 है मतलब जो फोकल लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब फिजिकली क्या होता है? आप सबका एक ही डायरेक्शन होगा, मतलब सबकी दूर की नजर वीक है या पास की? दूर शॉर्ट साइडेड, दूर फार साइडेड? यार दूर दूर की। तो अगर इसने नंबर जिसने भी बताया 4, तो मतलब फोकल लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर, 100/4 सेंटीमीटर्स में लें तो। इसका फिजिकली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली दिखता है। लेंस का रोल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, नॉर्मल आईसाइट होती है कि फार पॉइंट जो होता है हमारा वो इन्फिनिटी होता है, अगर किसी की दूर की नजर ठीक है तो वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। अगर किसी को से डिस्टेंस x तक नजर आता है, ठीक इन्फिनिटी तक नहीं आता, तो लेंस का रोल होगा कि वो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की x डिस्टेंस पे इमेज बना देगा ताकि फिर आप नॉर्मल आइज के साथ देख सको। तो लेंस ने जहां जो आपका फार पॉइंट है वहां इमेज बनानी है। तो अगर किसी की फोकल लेंथ 25 है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो मतलब 25 सेंटीमीटर तक आपको क्लियरली दिखता है, उसके आगे आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर किसी का नंबर 2 है तो उसको मतलब 50 सेंटीमीटर तक दिखता है, किसी का नंबर 1 है तो उसको 100 सेंटीमीटर तक दिखता है, 0.5 है तो 200 सेंटीमीटर तक दिखता है। तो आपने अपनी एज ग्रुप में, बिकॉज आप में से पास की नजर किसी की वीक नहीं होगी, तो अगर आपने अपना फार पॉइंट देखना है तो 100 डिवाइडेड बाय योर नंबर। तो अगर किसी का 0.5 है मतलब 2 मीटर्स तक वो बिना स्पेक्स के भी देख सकता है, बट अगर किसी का 4 है तो मतलब वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। वैसे 25 सेंटीमीटर क्या होता है? दिस इज नियर पॉइंट। तो अगर किसी का 4 नंबर है मतलब उसका फार और नियर पॉइंट अब कोइंसाइड कर रहा है, तो वो बड़ा नंबर हम इसीलिए गिनते हैं जब फार और नियर पॉइंट कोइंसाइड करने लग जाए। 4 से बढ़ जाए तो मतलब ज्यादा वीक हो जाती है फिर आपकी आई साइट। मिरर में वैसे रिलेशन क्या होता है पावर और फोकल लेंथ में? फॉर मिरर्स P is equal -1/f। सो ये देखना पड़ के आज वाला, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेंस के इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मीडियम चेंज कर दिया, लेंस के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,